नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन इससे पहले नजर हेडलाइंस पर। असम और पश्चिम बंगाल में पहले दौर का चुनाव की तैयारियां पूरी। असम की 65 और पश्चिम बंगाल की 18 सीटों पर मतदान कल। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जम्मू कश्मीर में करीब 3 महीने के बाद होगा नई सरकार का गठन। राज्यपाल ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को भेजा न्योता। सोमवार को जम्मू में शपथ ग्रहण समारोह। संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका की भूमिका अहम। जम्मू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, एकता और अमन के लिए धर्मनिरपेक्षता जरूरी। सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती ने दुनिया में जगाई नई उम्मीदें। शाह सलमान से द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा आज। और T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल आज। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। दूसरी बार खिताब जीतने पर होगी नजर। और शुरुआत चुनाव से जुड़ी हुई खबरों से। चार अप्रैल को असम और पश्चिम बंगाल में होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर कल शाम थम गया। सोमवार को पहले दौर के लिए असम की 65 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। वहीं पश्चिम बंगाल में पहले दौर की 18 सीटों के लिए भी सोमवार को वोट डाले जाएंगे, जबकि पहले दौर की बाकी 31 सीटों पर 11 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पश्चिम बंगाल और असम में 83 सीटों पर सोमवार को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुकाबले कहीं ज्यादा दाव जो है वो असम में लगा है, जहां कई कद्दावर नेताओं की किस्मत सोमवार को ईवीएम में बंद हो जाएगी। बीते कुछ दिनों से चल रहा धुआंधार प्रचार थम गया। उम्मीदवार अब घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। असम में आधी से ज्यादा सीटों पर 4 अप्रैल को मतदान है। पूर्वी असम की 65 सीटों पर सोमवार को होने वाली वोटिंग के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस दौर में प्रदेश के कई दिग्गज राजनेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। तीताबर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री तरुण गोगोई लगातार चौथी बार मैदान में हैं, तो वहीं माजुली सीट पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार सर्बानंद सोनोवाल चुनाव लड़ रहे हैं। असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा बोकाहट सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं। लिहाजा इन सीटों पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई हैं। असम में कुल 539 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला सोमवार को ईवीएम में बंद हो जाएगा। कांग्रेस जहां सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। सोमवार को असम के साथ साथ पश्चिम बंगाल की भी 18 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। प्रदेश में नक्सल प्रभावित इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। बांकुरा, पश्चिमी मेदिनीपुर और पुरुलिया में बीते दिनों प्रचार में कई दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। वाम दल इन इलाकों में खोया जनाधार वापस लाने की तैयारी में है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस फिर से यहां जीत का पताका फहराना चाहती है। पहले दौर के पहले हिस्से की 18 सीटों पर कुल 133 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रचार थमने के बाद पश्चिम बंगाल में भी उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है। विजयकांत की डीएमडीके के कई नेताओं ने करुणानिधि की पार्टी डीएमके का दामन थाम लिया है। उडालोर से डीएमडीके की किसान इकाई के उप सचिव वीसी षणमुगम ने 4 और नेताओं के साथ डीएमके का दामन थाम लिया। इसके अलावा त्रिवल्लोर से 50 नेता और कार्यकर्ता डीएमडीके छोड़ डीएमके में शामिल हो गए। इससे पहले विजयकांत के कट्टर समर्थक और करीबी माने जाने वाले और डीएमडीके के नॉर्थ चेन्नई के सचिव युवराज ने भी पाला बदल लिया था, जबकि कन्याकुमारी से डीएमडीके के सचिव दिनेश ने भी पार्टी बदली। डीएमडीके से चुनावी गठजोड़ करने वाले पीडब्ल्यूएफ के संयोजक वाइको ने डीएमके के नेताओं पर विरोधी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल पश्चिम बंगाल की रैलियों में वाम मोर्चा के नेताओं के साथ मंच साझा किया। उन्होंने बर्धमान, बांकुरा और दुर्गापुर में 3 रैलियों की और केंद्र के साथ राज्य की टीएमसी सरकार से वादों का हिसाब मांगा।
उन्होंने बंगाल में उद्योग लगाकर युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में केंद्र की बीजेपी और राज्य की टीएमसी सरकार पर वादे तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की सोच एक जैसी है। दोनों एक व्यक्ति का शासन थोपना चाहते हैं और कांग्रेस इसके खिलाफ संघर्ष कर रही है। तो भ्रष्टाचार नहीं चाहते हम बंगाल में, एक व्यक्ति का राज नहीं चाहते हम बंगाल में, और इसीलिए हम एक साथ सीपीएम और कांग्रेस पार्टी ममता जी के खिलाफ, तृणमूल के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने शारदा घोटाले का भी जिक्र किया और कहा कि मुख्यमंत्री इस पर बात करने से बच रही हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में कांग्रेस और वाम मोर्चे की अगली सरकार गरीबों, दलितों और आदिवासियों की पूरी मदद करेगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो, बंगाल के युवाओं को यहाँ बंगाल में रोजगार मिले और बाकी प्रदेशों में उनको भटकने की कोई जरूरत ना हो। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बनने पर बंगाल के विकास के लिए वैसी ही योजनाएं बनाई जाएंगी जैसी केंद्र में यूपीए के कार्यकाल के दौरान बनाई गई थी। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वाम मोर्चा के साथ मिलकर प्रचार करने की नसीहत भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चुनावी तैयारियों का जायजा लेने चुनाव आयोग की टीम अगले हफ्ते तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा करेगी। 3 दिनों के दौरे में चुनाव आयोग अधिकारियों और राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई वाली टीम सबसे पहले 6 अप्रैल को पुडुचेरी जाएगी, जबकि 7 अप्रैल को तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियों और 8 अप्रैल को जिलाधिकारियों से आयोग के सदस्य मिलेंगे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही चरण में 16 मई को मतदान होना है, लिहाजा चुनाव आयोग तैयारियों की जांच के लिए कई स्तरों पर मुआयना करने जा रही है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को कोलकाता फ्लाईओवर दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की अनुमति दे दी है। इस बीच फ्लाईओवर के मलबे से कल 2 और शव बरामद किए गए। वहीं कोलकाता की अदालत ने फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी IVRCL के गिरफ्तार 3 अधिकारियों को 9 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। और कोलकाता पुल हादसे पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल घटनास्थल का दौरा किया, तो वहीं सीपीएम और बीजेपी ने जवाबदेही तय करने की मांग की। पुलिस ने कल कंपनी के एक और अधिकारी को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कोलकाता में बड़े बाजार इलाके का दौरा किया, जहां गुरुवार को निर्माणाधीन पुल गिरा था। उन्होंने अधिकारियों से राहत और बचाव कामों की जानकारी ली। राहुल गांधी ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी की। बाद में बर्धमान जिले में एक रैली में उन्होंने टीएमसी सरकार से जानना चाहा कि 5 साल से पुल का काम क्यों रुका हुआ था। उस पुल में 5 साल से कुछ काम नहीं हुआ, वो वही का वही पड़ा रहा। नुकसान किसको होता है? नुकसान टीएमसी के लोगों को नहीं हुआ, नुकसान उन लोगों को हुआ जिनसे मैं अस्पताल में जाके मिला। वाम दल भी इस हादसे पर ममता बनर्जी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि राज्य सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी। The question of demanding accountability has begun now. So we are asking now for a time-bound, high-level, independent inquiry to establish the culpability and take action. बीजेपी ने दोहराया कि यह हादसा भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। ये करप्शन का सीधा सीधा मामला बनता है, और जिस तरह से करप्शन का नेक्सस है वहाँ की सरकार के साथ, करप्ट फोर्सेस का नेक्सस है सरकार के साथ, उनका को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसका एक और ये जीता जागता नमूना है। पुल गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 26 हो गई है। कोलकाता पुलिस ने आरोपी कंपनी IVRCL के एक और अधिकारी को शनिवार को गिरफ्तार किया। 3 अधिकारियों को शुक्रवार रात गिरफ्तार किया गया था। वहीं कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण के 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड में अपनी सरकार को लेकर उठापटक के बीच कांग्रेस ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान पार्टी ने अपने सभी नेताओं से अनुरोध किया है कि वो वीरभद्र सिंह सरकार को गिराने की कोशिशों का मिलकर मुकाबला करें। इधर उत्तराखंड में पार्टी ने सोमवार से पदयात्रा का ऐलान किया है, जबकि पार्टी शासित सभी राज्यों में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस ने दिल्ली में हिमाचल प्रदेश की संयोजन समिति की बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह
उनके मंत्रियों और पार्टी विधायकों ने हिस्सा लिया। इसे हिमाचल में अपना बिखरा घर जोड़ने की कांग्रेस की कोशिश माना जा रहा है। बैठक के बाद पार्टी की राज्य प्रभारी अंबिका सोनी ने दावा किया कि हिमाचल कांग्रेस में कोई संकट नहीं है और जो कुछ उत्तराखंड में हुआ वो लोकतंत्र पर हमला था। भाजपा की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने करने के प्रयास किए हैं उत्तराखंड में, उससे हमारी पार्टी और एकजुट हो गई है। हालांकि सोनी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दावा किया कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं। इधर उत्तराखंड में कांग्रेस ने सोमवार से 9 बागी विधायकों के क्षेत्र में भी लोकतंत्र बचाओ न्याय पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है और पार्टी इसके खिलाफ जनता के बीच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में कोर्ट के आदेश के बावजूद शनिवार को स्थानीय लोगों के विरोध के चलते महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पाया। इस दौरान माहौल बेहद गर्म हो गया। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी और इसी बीच पुलिस ने भूमाता रणरागिनी ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई को हिरासत में ले लिया। शनिवार सुबह से ही शिंगणापुर मंदिर में तनातनी का माहौल था। मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद भूमाता ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने यहां पूजा करने का ऐलान किया था, जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। लेकिन मंदिर परिसर में चबूतरे के पास पहुंचने पर उनका रास्ता रोक दिया गया। कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच काफी देर तक बहस हुई। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने तृप्ति देसाई समेत भूमाता ब्रिगेड की 26 सदस्यों को हिरासत में ले लिया। कोर्ट ने आदेश दिया था कि पुलिस ने जो है कोई विरोध करेगा तो पुलिस ने प्रोटेक्शन देना चाहिए। पुलिस क्या कर रही है? महिलाएं यहाँ पे धक्का मुक्की कर रही है। हम सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाले हैं। कोर्ट का अपमान हुआ है, देख रहा है तो ऊपर जाएगा। मंदिर में घुसने की कोशिश के विरोध में स्थानीय लोगों ने तृप्ति देसाई के खिलाफ नारेबाजी भी की और कहा कि वो सदियों पुरानी प्रथा को तोड़ने नहीं देंगे। जैसा सब लोगों को दर्शन देंगे वैसा उनको भी दर्शन देंगे ना। वो बोलेंगे ऊपर जाके लेडीज का पहले प्रथा है क्या? पुराने से पुराने आदमी आ गए, उन्होंने दिया क्या पहले से दर्शन? नहीं दिया ना, इनको कैसे देंगे दर्शन? ये लेडीज है, कोर्ट ने भी आदेश दिया है, लेकिन कोर्ट इधर आके देखा है क्या लेडीज को कभी दर्शन दिया है? नहीं हो सकता है, ये लेडीज दर्शन नहीं होगा। ये हमारा गाँव वालों का पूरा जांच है, ये नहीं दर्शन होगा। नीचे से समान दर्शन सबको मिलेगा। वहीं मंदिर समिति की दलील है कि उन्हें कोर्ट का आदेश नहीं मिला है। हालांकि अब समिति इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कर रही है। राजनीतिक दल इस मामले में राज्य सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। Clearly, the police cannot do this without the sanction of the Maharashtra Bharatiya Janata Party government. So the government and the police are very much in the wrong here. They violated the law. They've prevented the access to a fundamental right of women to enter the temple, and action should be taken against them by the court. महाराष्ट्र सरकार खास तौर पर मुख्यमंत्री और उनका एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से बिहेव कर रहा है, लगता है कि उनकी मानसिकता महिलाओं को पूजा का अधिकार नहीं देने की है और इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। इस बीच शनिवार को ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने शिंगणापुर मंदिर में पूजा कर तेल चढ़ाया, जबकि मंदिर प्रशासन का दावा है कि पिछले 2 महीने से पुरुष श्रद्धालुओं पर भी शनि चबूतरे पर जाने और तेल चढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उद्योगपति विजय माल्या को प्रवर्तन निदेशालय ने नया समन जारी किया है। उन्हें 9 अप्रैल को पेश होने को कहा गया है। अगर वो इस तारीख को भी पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। माल्या को कल पेश होना था, लेकिन उन्होंने शुक्रवार को चिट्ठी लिखकर मई तक का समय मांगा था। माल्या को सबसे पहले 18 मार्च को पेश होने का समन भेजा गया था, लेकिन उन्होंने अप्रैल तक का समय मांगा था। ईडी 900 करोड़ रुपए के IDBI कर्ज धोखाधड़ी मामले में माल्या की भूमिका की जांच कर रहा है। माल्या पर कई बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। 30 मार्च को उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट को प्रस्ताव सौंपकर सितंबर तक 4,000 करोड़ रुपए चुकाने की बात कही थी। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
यहाँ तन्हा। विरासत में इस बार ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की दास्तान सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती को राज्य में सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में राज्य में सोमवार को नई सरकार का गठन होगा। वे राज्य की 13वीं मुख्यमंत्री होंगी। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और जितेंद्र सिंह के भी मौजूद रहने की उम्मीद है। महबूबा मुफ्ती अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ राज्य की शीतकालीन राजधानी जम्मू में शपथ ग्रहण करेंगी। समझा जा रहा है कि मंत्रियों के विभागों के बारे में वे आज अपनी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा में न्यायपालिका की अहम भूमिका है। जम्मू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि देश ने संविधान में दिए समानता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को व्यवहारिक रूप से अपनाया है, लेकिन स्पष्टता के बावजूद अलग अलग विवेचनाएं होती हैं और अदालतों में इसको लेकर एक राय नहीं है। जम्मू विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह में शनिवार को उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने कहा कि सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए लोग न्यायपालिका तक पहुंच रहे हैं। उन्हें उम्मीद रहती है कि उन्हें तेजी से न्याय मिलेगा। From this emanates the centrality of the judiciary in securing for citizens the rights bestowed by the Constitution. In our own times, an eminent judge elsewhere noted some years back that people increasingly turn to judiciary hoping it can solve pressing social problems. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने मिलीजुली तहजीब और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से अपनाया है। न्यायपालिका की ओर से इसको लेकर कई अहम फैसले भी आए हैं। Indian secularism has been described as ameliorative, whose spiritual core is incrementalism. A citizen could well hope that this incremental approach is used to enhance social cohesion and social peace. समारोह में 59 पीएचडी धारकों को उपाधि और 62 मेधावी छात्रों को पदक दिए गए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा, मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर और जम्मू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर आरडी शर्मा मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 3 देशों के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सऊदी अरब पहुंचे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाकर दुनिया में नई उम्मीदें जगाई हैं। भारतीय मजदूरों की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास दुनिया को देने के लिए प्रतिभावान एवं हुनरमंद श्रम शक्ति है। प्रधानमंत्री 2 दिन के सऊदी अरब दौरे पर पहुंचे तो उनका स्वागत रियाद के गवर्नर प्रिंस बंदर बिन अब्दुल अजीज ने किया। इसके बाद प्रधानमंत्री रियाद मेट्रो के निर्माण में लगे भारतीय मजदूरों से मिलने पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के आर्थिक विकास ने नई उम्मीद की किरण जगाई है और भारत दुनिया में अब एक महत्वपूर्ण देश है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक प्रगति की एक बड़ी वजह राजनीतिक स्थिरता है। आज एक महत्वपूर्ण देश है, उस रूप में दुनिया भारत को स्वीकार कर रही है और उसका कारण एक तो हिंदुस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। भारतीय कामगारों की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आप न सिर्फ देश में पैसा लाते हैं बल्कि आपसे भारत की क्षमता को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि सरकार आवर्जन को नियमित करने के लिए काम कर रही है। ई माइग्रेट कार्यक्रम की शुरुआत कर चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही सऊदी अरब में कामगारों के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। आपका ये पसीना न सिर्फ आपके परिवारजनों का पेट भरता है, न सिर्फ डॉलर पाउंड के
चेक काटता है, लेकिन आपका ये पसीना भारत की आन बान शान बढ़ाता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मसमाक का किला देखने गए। प्रधानमंत्री आज किंग सलमान से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा TCS सेंटर जाएंगे, जहां बड़ी तादाद में महिलाएं काम करती हैं। नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर आने वाले भारत के चौथे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका में हुए परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में शामिल देशों ने शांति और स्थिरता के लिए परमाणु आतंकवाद के खतरे को कम करने का संकल्प लिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत परमाणु सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों की होड़ रोकने पर जोर दिया। अमेरिका के वाशिंगटन में शुक्रवार को चौथा परमाणु सुरक्षा सम्मेलन पूरा हो गया। इसमें दुनिया भर से आए नेताओं ने आतंकवादियों को परमाणु सामग्री हासिल करने से रोकने के उपायों पर बातचीत की। सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने परमाणु हथियारों की सुरक्षा के लिए विश्व समुदाय से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि आतंकियों को परमाणु हथियार, रेडियो एक्टिविटी, डर्टी बम हासिल करने से हर हाल में रोकना होगा। Nevertheless, as I said earlier, our work is by no means finished. There's still a great deal of nuclear and radioactive material around the world that needs to be secured. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने की पहल की वकालत की। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को अपने परमाणु जखीरे में कमी करने और सैन्य सिद्धांत विकसित करने की जरूरत है, जिससे वो लगातार गलत दिशा में न बढ़ें। सम्मेलन में भारत ने भी परमाणु हथियारों के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिवेशन में कहा कि भारत परमाणु सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखेगा। PM is underlining the continued priority we will attach to nuclear security at home by continuing to strengthen the institutional framework, by strengthening the independence of our regulator, by devoting resources for training people in nuclear security. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत परमाणु तस्करी का मुकाबला करने के लिए विशेष विरोधी दल की मदद से राष्ट्रीय तंत्र को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने 2017 में परमाणु आतंकवाद को रोकने के लिए सम्मेलन का आयोजन और परमाणु सुरक्षा कोष में भारत की ओर से $10 लाख का सहयोग देने की भी घोषणा की। 2 दिन तक चले इस सम्मेलन में दुनिया के 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस साल गर्मी खूब पड़ेगी। मौसम विभाग ने यह आशंका जताई है कि इस बार तापमान 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहेगा। लू का सबसे ज्यादा असर उत्तर और मध्य भारत पर पड़ेगा। अप्रैल शुरू हुआ नहीं, लोगों ने छाते निकाल लिए। गर्मी से निजात पाने के लिए बच्चे डुबकी लगा रहे हैं। मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से अधिक गर्मी रहने की चेतावनी दी है। मौसम में इस बदलाव को देखते हुए पहली बार गर्मी का अनुमान जारी किया गया है। अप्रैल से जून के बीच लोग गर्म हवाओं से परेशान रहेंगे। सबसे ज़्यादा तापमान उत्तर भारत, मध्य भारत में रहेंगे, चाहे इसमें जम्मू कश्मीर हो, चाहे इसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि दक्षिण में केरला, साथ में लगते आंध्र प्रदेश के इलाके। यहाँ तापमान सामान्य से 1 से 1.5 डिग्री नॉर्मल से ज़्यादा रहेंगे पूरे सीजन में। मौसम विभाग की माने तो इसके लिए अल नीनो जिम्मेदार है। इस वजह से इस साल जनवरी और फरवरी भी पहले के मुकाबले ज़्यादा गर्म थे। अभी शुरुआत हुई और वैसे भी बहुत गर्मी अभी से भी लगनी शुरू हो चुकी है और जैसे कि उम्मीद है कि इस साल भी वैसे ही गर्मी बहुत पड़ेगी, जैसे पिछले साल उससे भी ज़्यादा पड़ने की आशा बहुत ज़्यादा है। इस बार ना तो बारिश हुई है, बारिश भी बहुत कम हुई है और फैब में भी बिल्कुल नहीं थी। बेसिकली ये होता है यहाँ पर होली तक बिल्कुल नॉर्मल रहता है टेम्परेचर, बट बार बहुत ज़्यादा हाई था। जानकारों का मानना है कि तापमान में इजाफे की एक वजह जहरीली गैसें भी हैं। हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ख़राब है, क्योंकि हमारा जो गेहूं का जो पैदावार है वो नाइट टाइम टेम्परेचर में विंटर के दिन में डिपेंड करता है। तो एक तरह से क्लाइमेट चेंज का जो सिग्नेचर है वो हम देख रहे हैं हीट वेव में भी, और जिस तरह से हमारी जो वेदर सिस्टम जो चेंज हो रहा है उसमें। वैसे 1901 के बाद से पिछला साल भी सबसे ज़्यादा गर्म था। इस साल तापमान में 0.76% की औसत बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। बीते साल गर्म हवाओं ने तेलंगाना समेत देश भर में हजारों लोगों की जान ले ली। सूरज की तपिश
इस बार लोगों की जान ना ले, इसके लिए सरकार को अभी से कदम उठाने की जरूरत है। कैमरामैन सुदीप्त उदास के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और चौथे भारत जल सप्ताह में सबके लिए पानी और तमाम ज्वलंत मसलों पर मंथन होगा। 4 से 8 अप्रैल तक चलने वाले समारोह की थीम है सबके लिए जल। इसमें दुनिया के तमाम हिस्सों के जल विशेषज्ञ विचार मंथन करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इसका समापन करेंगे। साथ ही इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। चौथे जल सप्ताह का सहयोगी देश इजराइल बना है। इसने बेहद कठिन भूगोल के बीच पानी के संचय का इतिहास रचा है, जो इस बार दिल्ली में जल संरक्षण की प्रभावी तकनीकों का प्रदर्शन करेगा। भारत सरकार भूजल के दोहन को रोकने के लिए कानूनी प्रावधानों के साथ कई विकल्पों पर विचार कर रही है। सरकार भूमिगत जल संरक्षण के लिए एक मॉडल विधेयक लाएगी। गंगा सफाई और सिंचाई के साथ जल प्रबंधन सरकार के टॉप एजेंडे पर है। नदियाँ, पानी और ग्राउंड वाटर यानी धरती के नीचे का पानी, साथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी हम एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर ले रहे हैं। जिन राज्यों ने इसको अपनाया है, जिसमें तमिलनाडु सबसे आगे है, ये सारी बातें इस इंडिया वाटर वीक में होनी है। अभी तक स्टॉकहोम और सिंगापुर जल सप्ताह ही पानी पर चर्चा के सबसे अहम प्लेटफॉर्म माने जाते थे, लेकिन दिल्ली भी अब इसमें शामिल हो गया है। 2016-17 के बजट में जल संसाधन मंत्रालय की तमाम स्कीमों में भारी इजाफा हुआ है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती का मानना है कि आने वाले समय में सिंचाई के मद में भारी निवेश के नतीजे दिखेंगे और नदी जोड़ पर भी तेजी से काम होगा। विदेशों के साथ अच्छे संबंध बनाने में ही होगा। खराब हो रहे संबंधों को भी अगर लगेगा तो हम नदी और पानी से ठीक कर सकेंगे। खाद्य सुरक्षा हो या उद्योग, सबके लिए पानी जरूरी है। बावजूद इसके देश में पानी की बेइंतहा बर्बादी भी हो रही है। सरकार सबको पानी देना चाहती है, लेकिन इस काम में काफी चुनौतियां हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर आज 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में वेस्टइंडीज का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। दोनों टीम एक बार विश्व कप जीत चुकी हैं। ऐसे में दोनों टीमें दूसरी बार खिताब पर कब्जा करने के इरादे से उतरेंगी। वहीं महिलाओं के फाइनल में वेस्टइंडीज का मुकाबला पिछली बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। देश की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल शनिवार को यूनिक सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल में हार गई। साइना की हार के साथ इस टूर्नामेंट में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। साइना को 1 घंटे 12 मिनट तक चले मैच में चीन की ली जुरई ने कड़े मुकाबले के बाद 22-20, 17-21, 21-19 से हराया। और अब चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। असम और पश्चिम बंगाल में पहले दौर का चुनाव की तैयारियां पूरी। असम की 65 और पश्चिम बंगाल की 18 सीटों पर मतदान कल। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जम्मू कश्मीर में करीब 3 महीने बाद होगा नई सरकार का गठन। राज्यपाल ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को भेजा न्योता। सोमवार को जम्मू में शपथ ग्रहण समारोह। संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका की भूमिका अहम। जम्मू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, एकता और अमन के लिए धर्मनिरपेक्षता जरूरी। सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती ने दुनिया में जगाई नई उम्मीदें। शाह सलमान से द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा आज। और T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल आज। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। दूसरी बार खिताब जीतने पर होगी नजर। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए डिस्कोर्स।